हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले थे और वहीं से आज की शुरुआत कर रहे हैं। लेट अ पॉइंट पी मूव सच दैट इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टचेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, फाइंड लोकस। लोकस किसका? फाइंड लोकस ऑफ पी, है ना। इसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस पढ़िए और एक एक करके आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाइए इन्हें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक पॉइंट P मूव करता है। ठीक है, P मूविंग पॉइंट है H के। ठीक है, इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली कर्व के लिए, है ना, P पॉइंट मान लिया मैंने, ये H के है, P पॉइंट, है ना। कहा जा रहा है कि इसके लिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचेंगे हम, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया मान लीजिए, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझते हो क्या होता है? ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी टचेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोली गई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि HK से जब हम ये AB की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो लिखने के लिए क्या है हमारे पास? AB is working as chord of contact, so we can write down its equation as t equal to 0. तो t equal to 0 के लिए अगर आप देखें, this will give you yk minus 2a into x plus h is equal to 0. ये AB आपका chord of contact हो गया। ठीक है, ये जो chord of contact है वो टच करता है किसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को, जो कि क्या है? एक हाइपरबोला है। यही है ना, हाइपरबोला। और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही लिखोगे ना। तो आप सिंपल सी बात ये समझो कि ये लाइन जो है इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करती है। ठीक है ना, ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करती है। तो कब करेगी? जब इसके और इसके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर दें, क्योंकि फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन दिस शुड वर्क एज दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना। तो अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या दिखेगा कि आपके पास y इज इक्वल टू 2a बाई के इंटू एक्स माइनस 2ah बाई के। ठीक है, तो अब आप समझिए कि m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई? 2a बाई के आ गई। m इज इक्वल टू 2a बाई के। और यहां से अगर हम देखें तो माइनस 2ah बाई के इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बात ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, m को ही तो हटाना है, तो m को हटा दीजिए, सीधा रख दीजिए 2a बाई के होल स्क्वायर करते हुए। तो दिस विल गिव यू 4a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर कॉमन m स्क्वायर माइनस 1, है ना। So c square m square is 4a square upon k square minus 1। ठीक है, और यहां से 4a square h square upon k square। बाकी तो आप समझदार हैं, hk को आप xy में बदल लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लोकस आ गया पॉइंट P का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस पे पॉइंट्स लिए गए हैं सर्कल पे और टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं इस हाइपरबोला के लिए। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस। हाइपरबोला के लिए आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, कहां से? सर्कल से। ठीक है, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, कहां से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। यही बात है ना, बस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होते हैं? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, सिंपल सी बात। और यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो आपने टेंजेंट्स मान लीजिए ड्रॉ करी, मान लीजिए आपने ये दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का लोकस निकालना है। ठीक है, अच्छा ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये भी एक कॉर्ड ही होगी, इसको ऐसा नहीं कि कॉर्ड नहीं मानेंगे। दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मतलब कॉर्ड हो गया। तो पी क्यू कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है आपको। ठीक है, लोकस का सवाल है, फिर से वैसे ही सोचें, ये पॉइंट एच के का लोकस, एच के रिस्पेक्ट में सोचने के ट्राई करते हैं।
HK के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो PQ वाला पोर्शन है ना, वो क्या है? HK अगर आपका देखें तो मिड पॉइंट है कॉर्ड का, तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट HK की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? T इज इक्वल टू S1 से। तो अगर हम कहें तो यहां पे T इज इक्वल टू S1 ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। T कितना होगा? किसके लिए लिख रहे हो? हाइपरबोला के लिए। तो इसकी रिक्वायर्ड मतलब PQ समझ में आता रही है, PQ किसके लिए कॉर्ड है? हाइपरबोला के लिए। उस कॉर्ड का मिड पॉइंट HK है, तो क्या लिखा जाएगा इक्वेशन? T इज इक्वल टू S1। ये आपकी PQ की इक्वेशन होगी। लिख सकते हैं T कितना आएगा? XH माइनस YK माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यही बचेगा आपका। तो T इज इक्वल टू S1 आपकी इसके बराबर आ रही है। ये आपकी हो गई कॉर्ड, है ना। अब इस कॉर्ड की और क्या खासियत थी? ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल वर्क एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, दो टेंजेंट्स हमने खींच दिए और दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू A cos थीटा A sin थीटा, दिस लाइन इज आल्सो वर्किंग एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर हाइपरबोला, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A cos थीटा A sin थीटा। तो इसी को लिखने का एक और तरीका मिल गया हमें, T इज इक्वल टू 0, है ना। तो T इज इक्वल टू 0 मतलब XH माइनस YK इज इक्वल टू A स्क्वायर, यही होगा। H की जगह क्या रख दें? A cos थीटा, ठीक है। ये मतलब ये तो आता होगा मेरे ख्याल से अभी तक, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू यहां से। तो H की जगह A cos थीटा A sin थीटा रख दोगे HK की जगह पे, तो x इंटू कॉस थीटा माइनस y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, और इसी को लिखने का एक तरीका आपको यहां मिला था। तो बात किसकी हो गई अब? कोफिशिएंट कंपेयर करने की, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा आपके अनवांटेड टर्म्स हैं, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां से आपके पास आया h अपॉन कॉस थीटा, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट k अपॉन साइन थीटा, है ना, माइनस माइनस कट गए हैं, और इधर बचा है आपके पास h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन, तो कॉस थीटा आपका निकल आया h स्क्वायर नहीं AH अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, साइन थीटा आपका निकल आया AK अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है। जुगाड़, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे आप रख। तो cos थीटा इज a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज a स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस HK को XY से रिप्लेस किया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। टेंजेंट है और वो टेंजेंट हाइपरबोला की, और वो इंटरसेक्ट करती है इलिप्स को, ठीक है, एट पॉइंट्स P एंड Q, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। तो ट्राई कीजिए, आप खुद से डायग्राम को समझने का ट्राई कीजिएगा, फिर सवाल सॉल्व करिएगा, ठीक। ऐसा कुछ है ना। टेंजेंट है हाइपरबोला की और वो इंटरसेक्ट करती है PQ पे। टेंजेंट हाइपरबोला की एक खींच दी हमने, P और Q मिल गए हमें, और हमने कहा गया कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, ओके। तो ये वाला मान लिया मैंने मिड पॉइंट है HK, ठीक है। इस HK का आपको लोकस निकालना है, ठीक है। तो पहले कैसे देखेंगे हम? HK के रिस्पेक्ट में। HK के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या क्या दिखेगा हमें? हमें दिखेगा कि HK के रिस्पेक्ट में ये PQ वाली चीज जो है, इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, है ना। तो अगर हम कहें कि PQ की इक्वेशन लिखने का एक तरीका होगा T इज इक्वल टू S1 फॉर इलिप्स, ठीक है, फॉर इलिप्स होगा। T मतलब आपका कितना हो गया? T आपका हो गया XH बाई A स्क्वायर प्लस YK बाई B स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस 1। ये हो गए, 1 1 कट गया, है ना, ये सब हटा ही देते हैं। ये PQ की इक्वेशन होगी, और हमें और क्या पता है कि ये PQ टेंजेंट का काम करता है ना। तो टेंजेंट का काम करता है किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला के लिए अगर हम देखें
तो चलिए सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं कि इसी टेंजेंट को लिखने का एक तरीका होगा पी क्यू, ठीक है, एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, यहां से आपके पास आएगा एच बाई ए स्क्वायर, यहां से आपके पास आएगा सेक थीटा बाई ए इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आएगा के बाई बी स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस टेन थीटा बाई बी, यहां से आपके पास आएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और नीचे से आएगा 1, है ना। हो गए कोफिशिएंट्स कंपेयर। अब सेक थीटा कितना आएगा तो देखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये मैं ए स्क्वायर नीचे करता हूं, तो ए स्क्वायर नीचे करूंगा तो ये ए सेक थीटा बचेगा, है ना, बी स्क्वायर नीचे करूंगा तो ये बी टेन थीटा बचेगा, है ना, लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं, तो सेक थीटा इज कमिंग आउट एज, सेक थीटा उधर भेजा, बाकी सब इधर भेजा, एच अपॉन ए इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। टेन थीटा माइनस के अपॉन बी इंटू, है ना, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बस सेक थीटा टेन थीटा आ गए, आगे जुगाड़ आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें आप ये सेक और टेन रख दो, जो भी एक्सप्रेशन आएगा दैट इज योर लोकस आफ्टर कन्वर्टिंग एच के इंटू एक्स वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करिए इसको। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला इज ड्रॉन टू मीट इट एंड इट्स कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एट पी एंड क्यू, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली है, मतलब ठीक है, हाइपरबोला को पी पे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को क्यू पे, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, है ना, बट आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस टू मीट इट एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए ये आपका मान लीजिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मैं सिम्प्टोट नहीं बना रहा, सीधा सीधा मैं बनाता हूं हाइपरबोला ही, ठीक है, ठीक है ना, नीचे भी होगा एक ब्रांच। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक हमने लाइन खींची है, कैसी, कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ठीक, कहा गया कि ये हाइपरबोला को मीट करती है पी पे और इसको मीट करती है क्यू पे, है ना। तो पी वाला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, इसको सीधा सीधा ले लो, है ना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा ले लिया मैंने, है ना, ये पॉइंट। अच्छा, ये अगर करो था आपका हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉन्जुगेट का क्या जुगाड़ है, इसके लिए है आपके पास वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो अब चलिए P को तो आपने निकाल लिया, Q का कैसे निकालें पॉइंट, भाई P पॉइंट पे आपको टेंजेंट लिखनी हो लिख लोगे, Q पॉइंट पे भी तो लिखनी है ना, तो Q पॉइंट पहले चाहिए। अब Q पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करें, हमें पता है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये Q पॉइंट क्या है, इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन। तो लाइन कौन सी है भाई, ये वाली लाइन कौन सी है, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, x इक्वल टू बी टेन थीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू बी टेन थीटा, है कि नहीं है। अब ये बी टेन थीटा ने इस कर्व को इंटरसेक्ट किया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का नहीं जुगाड़ है, लेकिन x का जुगाड़ है हमारे पास, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इतनी बात। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, कितना आ गया वाई, ठीक है, थोड़ा सा कर लें, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर
लिख दिया मैंने इसे, ये आपका वाई स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट अब आप लिख सकते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए आपका वाई कोऑर्डिनेट बदल गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो उल्टा लिख दिया, सॉरी, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है ना लाइन, सॉरी, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, सो इट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर। तो सेक एक बार को कट जाएगा, है ना, इतना कचरा नहीं फैलेगा, कम ही रहेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा ही दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये आपका वाई स्क्वायर आ गया, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि y विल बी इक्वल टू बी अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो q का कोऑर्डिनेट आप लिख दो, q का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट a सेक थीटा, y कोऑर्डिनेट इज b अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक होगा। तो अब p और q पे आपको टेंजेंट लिखना है, ठीक है। तो टेंजेंट एट p की इक्वेशन तो आपको रटी है, x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा जुगाड़ आपको एक और करना था, किसका, ये q पे टेंजेंट का, ठीक है। तो q पे टेंजेंट, ये तो एट p है ना, टेंजेंट एट p। अब एट q तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे, इसके लिए हमें तो डायरेक्टली तो नहीं पता है, रटा हुआ तो नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। इसके लिए क्या आएगी टेंजेंट, y बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, पैरामीट्रिक वाला, लिख दीजिए वहां पे। तो y इंटू कितना आ जाएगा, b अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, ये टेंजेंट एट q की बात कर रहे हैं, ठीक है, b अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो y अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन b बचा, और माइनस x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, x1 आपका a सेक थीटा है, नीचे a स्क्वायर, तो सेक थीटा बाई ए इज इक्वल टू 1, x सेक थीटा बाई ए, है ना। ये कौन सा पॉइंट, ये आ गया आपका q पे टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना ये था कि p और q पे ये जो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आपने लिख दी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली हम मूव करें तो थोड़ा हम अपना प्रोसेस कम कर सकते हैं। मान लिया मैंने कि इनका पॉइंट, अब यही मेन समझना है, यहाँ तक तो मतलब मेरे ख्याल से पहुंच जाना चाहिए आपको। इसके आगे जो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है, लोकस निकालने वाला प्रोसेस है, बस वही थोड़ा सा कम्बरसम है, वो अपने समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज h कॉमा k, ठीक है, ये h कॉमा k है, तो h के सेटिस्फाई करेगा इसे। इसका मतलब h बाई ए सेक थीटा माइनस के बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए h नहीं k, है ना, k अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई बी माइनस h सेक थीटा बाई a इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 2 इसको नहीं बल्कि इसी को मान लेता हूं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। नाउ यू हैव टू टारगेट एंड एलिमिनेट थीटा फ्रॉम ऑल दीज, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बचा करके फिर से करते हैं। तो देखिए क्या लिखा जा सकता है पहले वाले में से, अब यही थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे, h बाई ए सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू के बाई बी टेन थीटा, और दूसरे वाले से क्या लिख सकते हैं आप, h बाई ए सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू के बाई बी अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 दो बार, ठीक है, बाकी कट पिट जाएगा इधर, इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर और प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा। के बाई बी ही था ना यार हर जगह, सही है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको सेक थीटा मिल गया, है ना।
तो यहाँ से आपके पास यही चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या किया हमने, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इसको लिख लीजिएगा आप, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अब सेक थीटा आ गया। सेक थीटा का मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 तो चलिए साफ, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो आई विल गेट एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू -1, है ना। ये आपका सेक स्क्वायर थीटा आ गया। सेक स्क्वायर आ गया, है ना, तो मतलब सेक थीटा अगर आपको पता है तो यहां रख के आप टेन थीटा निकाल सकते हो, है ना। ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन आया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लो, है ना। तो सेक थीटा आपका जो निकल करके आ रहा है, अगर यहाँ पे रखोगे तो टेन थीटा निकल आएगा। और फिर हमें क्या यूज करना होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आप प्रोसीड कर सकते हो खुद से। सेक स्क्वायर थीटा आपका निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा निकल गया, आप टेन थीटा का जुगाड़ करो यहाँ से, और फिर आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको यूज करके इलिमिनेट कर लेना है थीटा को, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है, बट ये वाली ट्रिक जो थी केवल ये सिखाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, बढ़िया सवाल है, ट्राई कीजिए इसको, है ना। टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, लेट टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, हाइपरबोला का पॉइंट है पी और इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्ट्स इट्स वन ऑफ एसिम्प्टोट्स। हाइपरबोला की किसी एसिम्प्टोट को वो क्यू पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। किसी एक एसिम्प्टोट को, दोनों एसिम्प्टोट को नहीं कराना, एक ही एसिम्प्टोट को कराना है, वहां से आपको क्यू मिल गया। अब क्यू से कहा गया कि एल और एम हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिले एल और एम। लाइन एल एम पासेस थ्रू पी, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एल एम पासेस थ्रू पी, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप खुद से, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पॉइंट पी है और उस पर टेंजेंट खींचा गया है, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पी पॉइंट, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इस पॉइंट पे आपने खींचा टेंजेंट, ठीक है, और इसने कट किया आपकी एक एसिम्प्टोट को, ये वाली एसिम्प्टोट को मान लो, ठीक है। इसको नहीं कराएं क्या, दूसरे वाले को करा लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए ये कहीं जाके कट कर रहा है, ठीक है, चलो मान लिया मैंने पॉइंट ही बदल दिया, ये पॉइंट लेता हूं और इस पर टेंजेंट खींच देता हूं, तो ये टेंजेंट हो गई मान लीजिए आपकी, ठीक है। इसने इस पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये था आपका पी पॉइंट, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और इसने इंटरसेक्ट किया एसिम्प्टोट को क्यू पे, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोट क्या है, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टेंजेंट। तो सबसे पहला काम क्या करें, आंख बंद करके क्यू निकाल लें। तो क्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको यूज करना पड़ेगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो एक लाइन है आपकी टेंजेंट एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन है आपकी एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए x बाई ए को y बाई बी रखा, सो हियर आई गो विद y बाई बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, b अपॉन सेक माइनस टेन, तो दैट इज b सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। तो दैट मीन्स कि x क्या हो गया, a सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया इतना। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हमने कहा कि Q से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मान लीजिए L बोल दिया और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने M बोल दिया। तो क्या हम LM के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली योर L इज क्या, L क्या है आपका, X कोऑर्डिनेट आपका 0 है, Y कोऑर्डिनेट वही रहेगा जो कि Q का है। तो कितना आ जाएगा 0 B सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बात हो गई कि नहीं। और वहीं पे m की बात करूं तो m क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपका q वाला रिटेन कर जाएगा, सो इट इज a सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा 0, ठीक है।
अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करना है कि LM जो है आपका वो P से पास करता है, LM passes through P, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं अपन, LM को ज्वाइन करने वाली लाइन लिख लीजिए। तो LM को ज्वाइन करने वाली लाइन बहुत आसान सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है कि x अपॉन a sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस y अपॉन b sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में LM का इक्वेशन हो गया। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव कि LM जो है पॉइंट P से पास करता है। तो अगर हम x y की जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स रखें तो ये सेटिस्फाई भी होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि P पॉइंट अगर आप रख दो तो a कट जाएगा, sec थीटा अपॉन sec प्लस tan, और यहां से tan थीटा अपॉन sec प्लस tan सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि P सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ LM। बस यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये हमारे सवाल हो गए जो कि हमने क्वेश्चंस लिए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, है ना, नॉर्मल्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है अपन। रेक्टेंगुलर एक स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला कह लीजिए करने जा रहे हैं, जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसकी इक्वेशन आपने ऑलरेडी कई बार अपने क्वेश्चंस में लास्ट में जो हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस में आपने ऑलरेडी देख ली है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, सिंपल हाइपरबोला। अगर ए और बी बराबर हो जाए, मतलब यहां भी ए स्क्वायर आ जाए, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर, लेंथ है ना, ऐसा नहीं इक्वेशन ही बराबर कर दिया, वो तो परपेंडिकुलर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दोनों आपकी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है, ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम कि यहाँ पे हमारे पास जो फोकाई आएगा, डायरेक्ट्रिक्स आएगा, उन सब की क्या लोकेशन होगी, एसिम्प्टोट कैसे बिहेव करेगा, ये सब हम जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के खुद के दो इक्वेशंस हैं, एक ही चीज को दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी इसके लिए स्पेसिफिकली ऐसी बन जाती हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछी जाएंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और इस पे जो भी हम रिजल्ट्स हम निकालेंगे वो रिजल्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो खैर आज हम थियरी की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है। तो हम हाइपरबोला बताएं तो ऐसा ही हाइपरबोला होगा, है ना भाई। ए और बी बराबर हो गए, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। तो बल्कि मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं हम और बस, ठीक है। हाँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी जुगाड़ कर दें साथ में ही, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सेंटर अभी भी 0,0 है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सेंटर आपका अभी भी 0,0 है, ठीक है। और क्या होगा, ई की बात करें तो इस केस के लिए देखें तो ई स्क्वायर क्या होता है आपका 1 + b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ b और a तो सब बराबर है, मतलब ये 2 हो गया। तो ई ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो अगर ये √2 के बराबर है ई ऑफ हाइपरबोला, पहला तो ये हो गया, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी इक्वल टू √2। तो आपका फोकाई क्या आएगा, a,0, a,0 मतलब √2a,0, और यहाँ पे -√2a,0, है ना। ओके, लेटेस्ट रेक्टम वगैरह निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेटेस्ट रेक्टम ये आपकी, है ना। क्या पॉइंट आते थे, a, b स्क्वायर बाई ए, तो वैसे ही आएगा a, b स्क्वायर बाई ए, मतलब a हो गया क्योंकि b और a बराबर है। यहाँ पे भी √2a, माइनस है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी कितना हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2a, है ना। फोकाई आपने मार्क कर ली। डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a बाई ई और माइनस a बाई ई, तो दिस इज a बाई √2, दिस वन इज माइनस a बाई √2, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम आपने लिख लिया, एंड पॉइंट्स, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ लिख ली, सेंटर जान लिया,
ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूं तो अभी भी वो क्या है, आपकी एक्स एक्सिस ही है, और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूं तो वो अभी भी आपकी क्या है, वाई एक्सिस ही है। ठीक है, अब आते हैं एसिम्प्टोट्स पे। तो एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, एसिम्प्टोट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। एसिम्प्टोट की अगर मैं बात करूं तो अब देखिए एसिम्प्टोट्स के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता था। अब बी और ए सेम हो गए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस, तो एसिम्प्टोट क्या है, दो लाइनें हैं ना इसमें, एक है आपकी x प्लस वाई है ना, और एक है आपकी x माइनस वाई। ठीक है, दोनों आपके एसिम्प्टोट का काम कर रही हैं। ये थोड़ा सा ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन हो गई आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपके एसिम्प्टोट्स बन गई। अब इन दोनों लाइनों के बारे में हम देखें तो ये हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते थे, क्या कि दोनों लाइनें कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स कितना है, 90 डिग्री। और वो आपको ऐसे भी पता चल सकता था सेक थीटा वाले फॉर्मूले से, था ना, कि थीटा अगर 2 थीटा एंगल है तो सेक थीटा कितना होगा, ई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो 2 थीटा अगर एंगल है तो सेक थीटा आपका ई के बराबर हो जाएगा, है ना। सेक 45 इज √2 एनीवे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स आ गए, है ना। एसिम्प्टोट्स के बारे में और कुछ कह सकते हैं क्या, तो हाँ, एक और चीज देखिए, अब यहीं से हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। कॉन्जुगेट इसका जो बनेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बस इतना ही हो जाएगा ना। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होगा a, 0 मतलब 0, a और यहाँ होगा 0, -a। अच्छा, ये भी देख लीजिए वर्टेक्स इसकी क्या होगी, a, 0, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगी, -a, 0। ठीक है, तो खैर कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे मेनली हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके लिए भी देखें तो इसकी भी एसेंट्रिसिटी कितनी है, ई ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज अगेन 1 मतलब √2। ठीक है, तो यही अकेला वो केस है जबकि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों की एसेंट्रिसिटी बराबर आए। मतलब अगर कहा जाए कि फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओनली, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही ओनली वो केस है जबकि आपका हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों का वैल्यू बराबर आता है एसेंट्रिसिटी का। क्योंकि आप वैसे भी जानते हो, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में प्रूव करी थी हमने कि ई हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और अगर दोनों को बराबर होना है तो कभी होंगे जबकि ई हाइपरबोला आपका √2 हो। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला की अगर कहा जाए कि एसेंट्रिसिटी सेम है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए ये बात किसकी चल रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की चल रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और इसके बीच हमने ये रिलेशन भी निकाल लिया है। एसिम्प्टोट्स आपकी ऑफ कोर्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी वही सेम ही रहने वाली है। ठीक है, दोनों सेम शेयर करते हैं क्या कहा जाएगा, एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका फोकाई एग्जिस्ट करेगा 0, -√2a और यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 0, √2a। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें हो गई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड। तो अभी देखिए, अगर इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जो आपने अभी निकाला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये उसका डायग्राम है ना। अब थोड़ा सा इसको रोटेशन वाली चीज से देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को मैं यहां से बैठ के देखना शुरू कर दूं, यहां से, ठीक है, तो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएंगे, ये वाली और ये वाली हो जाएगी कि नहीं। मैं यहां से देखना शुरू कर रहा हूं तो मेरा जो x माइनस वाई वाली लाइन है वो मेरी एक एक्सिस हो जाएगी और x प्लस वाई वाली लाइन एक एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसी को एक तरीके से मान करके अगर हम नया डायग्राम बनाएं तो हम एक और इक्वेशन इसकी जनरेट कर सकते हैं और वो इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से एक तरीके से हमने देखना शुरू किया ऐसे बैठ, ठीक है।
तो हमारा क्या हुआ, पूरा सिस्टम 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा ना भाई, ये 45 डिग्री पे ही है ना लाइन, तो आपका पूरा सिस्टम क्या होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। और फिर डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम पहले सोचिए कैसा बनेगा, ये चीज आपकी 45 रोटेट हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाली पूरी ब्रांच हाइपरबोला की, ये कैसी आ जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, है ना। फिर ऐसे ये वाली चीज आपकी रोटेट होकर के ऐसी आ गई होगी, तो ये आपका एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म बन जाएगा। अब इस फॉर्म के लिए अगर हम देखें तो हमारा इक्वेशन किस तरीके का होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपने अगर इसको रोटेशन वगैरह आप समझते हो, रोटेशन के बारे में आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोटेशन वैसे हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन रोटेशन हम यूज करके इस फॉर्म को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसका इक्वेशन क्या आता है, इसका इक्वेशन होगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस फॉर्म का जो इक्वेशन है, मतलब दिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिमाग में पहला सवाल क्या आता है कि कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैंने बता दिया रोटेशन वाले से हुआ। अगर आपको आता है, आपने पढ़ रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, तो आप कर सकते हो। वैसे वो सिलेबस में है नहीं, तो आपको बस जानने की जरूरत है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अब सी स्क्वायर है, अब आप कहोगे कि भाई अगला ये ए स्क्वायर था, वहां सी क्या आ गया अलग से, ठीक है। सी के बारे में तो हमने देखा ही नहीं, तो आइए देखते हैं कि सी क्या होगा। अब देखिए कि जो अब आपकी फोकाई होगी, है ना, या एक्सिस होगा, वर्टेक्स होगी, वो सब कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को आपने रोटेट किया है, तो इस वाली लाइन पे आपके पास सारी चीजें आएंगी, ठीक है, इस वाली लाइन के लॉन्ग। अब इस वाली लाइन पे अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अब आपकी x इक्वल टू वाई वाली लाइन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी x इक्वल टू वाई वाली लाइन है। आपकी जो नई एसिम्पटोट्स हैं वो तो क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस हो गई, ठीक है। नई एसिम्पटोट्स आपकी y एक्सिस और x एक्सिस, और आपका जो एक तरीके से ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो खिसक करके कहां बन गई, x इज इक्वल टू वाई पे बन गई। अब x इज इक्वल टू वाई पे अगर देखें कि ये लाइन की, ये कर्व था x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो, जो कि कितने होंगे c, c। तो ये वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया c, c, ठीक है। अब आप कुछ भी मूव करो, शिफ्ट करो, रोटेट करो, जो करना है करो, आप डिस्टेंस थोड़ी ना बदल दोगे भाई। जो डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से, सेंटर अभी भी आपका वही रहने वाला है जो पहले था, क्योंकि इसी सेंटर के अबाउट ही आपने रोटेट किया था। तो जो सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस पहले थी, वही डिस्टेंस तो अभी भी रहेगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम शिफ्ट कर रहे थे इसी पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट से डिस्टेंसेस ही बदल गई, ऐसा नहीं होगा ना भाई। यहां पे अगर आप बैठ करके इसको 45 डिग्री रोटेट कर देते हो, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी वही रहने वाली है ना जो पहले थी। तो पहले ये डिस्टेंस कितनी थी, a थी, है ना। x इज इक्वल टू वाई का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो c, c आया, c, c, और ये आपका सेंटर 0, 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, c√2। ये जो इधर डिस्टेंस दिख रही है और इधर जो a डिस्टेंस दिख रही है बराबर ही होंगे, मतलब a आपका कितना है, c√2 के बराबर है। और इसलिए c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, a/√2, है ना, ठीक है। √2c आपका a के बराबर था, इसलिए c की वैल्यू आपकी क्या है, a/√2 है। तो अगर कोई कहे कि ये c क्या है, तो c इज बेसिकली a/√2, या फिर आप इसी को लिख सकते हो a²/2, है ना। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हम दोनों को यूज करेंगे, हमें पता होना चाहिए c क्या है, ठीक है, और c एक से कैसे कोरिलेटेड है ये पता होना चाहिए। हम यूज करेंगे कई बार पैरामीट्रिक वगैरह पॉइंट्स जब लिखेंगे तो वो c के टर्म्स में ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका बना। अब इस समय देखें, अगर आप फोकस क्या होगा, तो फोकस आपका कितना आएगा भाई, इस लाइन के लॉन्ग आपको चलना पड़ेगा। कितनी डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस यहां चलते थे, √2a डिस्टेंस चलते थे ना, तो अभी भी आप √2a डिस्टेंस चलोगे, है ना। √2a डिस्टेंस अगर इस लाइन के लॉन्ग हम चलें, तो पहले तो आप ये समझिए कि फोकस के लिए आपको चाहिए क्या, √2a डिस्टेंस। √2a खुद कितना होगा, तो √2a हो गया आपका बेसिकली 2c। तो इस लाइन के लॉन्ग अगर आप 2c डिस्टेंस चलते हो 45 डिग्री वाले एंगल पे, तो 2c डिस्टेंस पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, c√2, c√2 मिलेगा। और यहां पे आप 2c इधर आते हो तो क्या मिलेगा, -c√2, -c√2, ठीक है। तो ये आपकी फोकाई हो गई, S2 बोल दीजिए इसको, है ना, और इसको S1, ठीक है। सेंटर आपने निकाल ही लिया। कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी ऐसी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो x इक्वल टू वाई अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी।
अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स की बात बचती है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां कहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको कितना चलना पड़ता था, यहां से a बाई ई यूनिट्स चलना पड़ता था, मतलब a बाई रूट टू चलना पड़ता था। तो a बाई रूट टू का मतलब क्या हुआ, a बाई रूट टू सी के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपको यहां से, मतलब इस लाइन से पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचनी है जो कि इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हो, c डिस्टेंस पे हो, है ना। तो आप खुद सोचो कि आपने मान लिया कि लेट डायरेक्ट्रिक्स इज, ठीक है, d1 इज x, इसके पैरेलल है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा, और आप चाहते हो कि इससे 0,0 की डिस्टेंस कितनी हो जाए, c के बराबर हो जाए, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम, डिस्टेंस का यहाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 इज इक्वल टू c, है ना। d1 आपका x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा टाइप का होगा, जिसपे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 कितनी हो जाए, c के बराबर हो जाए, इस c डिस्टेंस के बराबर आप ऐसा लेमडा चाहते हो, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज लेमडा बाई रूट टू इज इक्वल टू c, है ना, मॉड। तो लेमडा की वैल्यूज क्या आई, प्लस माइनस रूट टू c, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां से, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था उसको लिख के रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी कितनी आ रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू सी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी रूट टू सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू सी। मतलब आप कुछ भी बदलो, आप डिस्टेंस को नहीं बदल सकते हो ऐसे रोटेट करके। तो इस सेंटर के अबाउट सारी डिस्टेंसेज आपने देखी कि यहाँ पे क्या होती थी, और उन्हीं को c के टर्म्स में यहाँ पे आपने प्लॉट करके लिख दिया। अगर इसमें कोई डाउट आया है तो उसको एक बार को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आई होप कि चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर था ये सिस्टम, और इस सिस्टम में हमने फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सेंटर क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स मैं लिख देता हूं फिर से एक बार। एसिम्प्टोट्स आपके क्या है, इस बार x और y एक्सिस इटसेल्फ है, मतलब एसिम्प्टोट्स आर x y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं दोनों ही सिस्टम के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका पॉइंट क्या होगा, ए सेक थीटा ए टेन थीटा। लेकिन अगर आप एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए समझना कि ये जो पॉइंट्स वगैरह हम लिख रहे हैं, इस कौन सा सिस्टम कब यूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है एक बार दिमाग में। ये सब तो पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, अब कंफ्यूजन हो गई कि कब किसको यूज करना है, सबके लिए कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि जब आपको कहा जाए डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फोकाई, है ना, इन सब के बारे में क्वेश्चन दिया जाए कि डायरेक्ट्रिक्स है, फोकाई कुछ दिया गया है ना, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड पास टूल नहीं है, लेकिन हम इसको जनरली यूज करेंगे। क्या रहा कि डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, ये सब अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो आप इसको यूज करिए, ठीक है, ए सेक थीटा ए टेन थीटा वाले को, और बाकी टाइम पे आप पैरामीट्रिक पॉइंट्स वाले को यूज करो, मतलब सी टी सी वाई टी वाले को यूज करेंगे, ठीक है। ए सेक थीटा ए टेन थीटा वाले को, डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, इन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सही रहेगा। एक्चुअली क्या है कि कई बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉब्लम ही होती है कि कहीं कहीं पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं ना, तो इसलिए बेहतर रहता है कि इन केसेस में तो ठीक है डायरेक्ट्रिक्स फोकाई से काम चल जाए, बाकी केसेस में हम सी टी कॉमा सी बाई टी का यूज करेंगे। अगेन इट इज नॉट अ हार्ड पास टूल, कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे जहां पे हमें यहाँ से ज्यादा आसानी रहे सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट एक बात, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कब किसको यूज करना है, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस ये हो जाएगा, ठीक। अब आपसे कहा गया, ठीक है, अपन बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए, क्योंकि इसके टेंजेंट के बारे में आपको पता है कैसे लिखेंगे, है ना, अपन लिख चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं टाइम पे। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें आप देखिए क्या होगा, इसमें आपके पास सी टी कॉमा सी बाई टी वाला पॉइंट है अगर, और इस पे आपको टेंजेंट लिखना है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर में, है ना, अगर आप टेंजेंट लिखना चाहते हो एट पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी, तो दैट विल बी पॉसिबल विद टी इक्वल टू 0।
तो टेंजेंट के लिए हमने कहा कि टेंजेंट क्या होगी, t इक्वल टू 0 से लिखी जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, याद है ना एक्स वाई का क्या बनता है, और c स्क्वायर आपका इधर y1 आपका कितना है c बाई टी है, x1 कितना है ct है, रख दीजिए x c बाई टी प्लस वाई सी टी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, c आपका एक बार खत्म, तो x बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c, है ना, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ओके, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। अब आप देखो इसमें, ठीक है, आप याद नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से कर लेना, ठीक है, x बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c, इतना कठिन काम नहीं है, याद रहेगा, ठीक। स्लोप अगर इसकी देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t कितना आ रहा है, वो -1 बाई टी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अगर t पॉइंट पे हमें कहा जाए कि पैरामीट्रिक पॉइंट t है और उस पे टेंजेंट हमें लिखना है, तो स्लोप क्या होगी उसकी, सीधा हम बोल सकते हैं -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आपका पैराबोला में आपने पढ़ा होगा कि स्लोप और पॉइंट के पैरामीटर में क्या रिलेशन रहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और पैरामीटर में पैरामीट्रिक पॉइंट में क्या रिलेशन रहता है, तो m इज इक्वल टू 1 बाई टी होता था, दोनों एक दूसरे के सिंपली रेसिप्रोकल होते थे। यहाँ पे क्या है, स्लोप और पैरामीट्रिक पॉइंट में कैसा रिलेशन है, स्लोप ऑफ t इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। स्लोप एट t, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई -4 स्लोप की हमें टेंजेंट लिखनी है, कहाँ खींची जाएगी, तो आप t निकाल सकते हो, -1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, सो t विल बी इक्वल टू +-2, निकाल सकते हो कि वो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ t के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, ये अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, ये देखिए टेंजेंट अगर अपन खींचते हैं तो आप समझो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, तो यहाँ पे आप y को 0 रख के काम चलाओगे, y को 0 रखोगे तो x मिलेगा आपको 2ct, 0, और यहाँ पे आप रखोगे 0, 2c बाई टी, राइट। अब आप एक चीज फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो, वैसे हमने एक क्वेश्चन के दौरान ऐसा किया भी था, इन दोनों का मिड पॉइंट, भाई एसिम्प्टोट्स है और कुछ थोड़ी ना, एसिम्प्टोट्स के लिए जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए 2ct, 2c बाई टी, इनका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। फिर से वही बात जो हमने एक क्वेश्चन के दौरान लिखी थी वही फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार को मार्क डाउन कर दीजिए कि इसका और इसका मिड पॉइंट ये है। और एरिया कितना होता था, एरिया के बारे में भी हमने लिखा था कि एरिया आता था कांस्टेंट AB के बराबर। यहाँ पे वो क्या होगा, तो देखते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPQ, है ना, एरिया ऑफ triangle OPQ is also again a constant which is equal to half into 2ct into 2c by t and which will give you 2c square, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ कितना आएगा, 2c स्क्वायर के बराबर आएगा, ये एरिया आपका एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। और नेक्स्ट एक बार को आगे की स्लाइड्स में कुछ और भी इक्वेशंस लिखते हैं इनके लिए। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। तो T1 और T2 को ज्वाइन करना है, तो T1 मतलब CT1, C बाई T1, है ना, CT1, C बाई T1, और सिमिलरली CT2, C बाई T2, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो देखिए y माइनस C बाई T1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना होगा, तो C बाई T2 माइनस C बाई T1 अपॉन CT2 माइनस CT1 और x माइनस CT1। So this is giving you y minus C by T1 is equal to minus 1 upon T1 T2 x minus CT1, है ना। ये आपकी इक्वेशन हो गई कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 की। स्लोप पे ध्यान दीजिएगा, स्लोप इसका कितना आ रहा है, स्लोप आया है आपका -1 अपॉन T1 T2। तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होता है, -1 अपॉन T1 T2 होता है। वैसे अभी हमने टेंजेंट की भी इक्वेशन लिखी थी, और टेंजेंट में एक तरीके से हम क्रूडली कहना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि T1 और T2 दोनों पॉइंट्स आपके सेम हो जाते हैं। कॉर्ड में एक ही पॉइंट बचता है ना, T1 T2 जैसा दिखता नहीं, सिर्फ एक पॉइंट दिखता है। तो T1 T2 अगर सेम हो जाएंगे तो स्लोप कितनी हो जाएगी, -1 बाई टी स्क्वायर। तो आप इससे भी उसको कोरिलेट कर सकते हो कि कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 कितना था, स्लोप -1 अपॉन T1 T2। जब T1 और T2 बराबर होंगे तो टेंजेंट हो जाएगी, और टेंजेंट के केस में क्या काम करेगा, -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, अगेन वही बात, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 इज -1 अपॉन T1 T2। ये हो गई आपकी कॉर्ड की इक्वेशन,
सॉरी कॉर्ड की स्लोप, है ना। कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट भी देख लेते हैं इसके लिए। कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1, मान लीजिए आपको मिड पॉइंट दिया गया है x1 y1, तो कैसे लिखा जाएगा, t इज इक्वल टू s1 से। अब x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए फिर से t क्या होगा, x y1 प्लस y x1 बाई 2, है ना, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस s1 में क्या आएगा, x1 y1 माइनस सी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब अपन क्या करें, सी स्क्वायर को कट कर दिया तो दिखा यहां से क्या, एक्स वाई वन, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इज इक्वल टू 2x1 y1, डिवाइड कर दो इस x1 y1 से नीचे, तो एक्स वाई वन अपॉन x1 y1 प्लस x1 y अपॉन y1 x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 x1 को साफ कर गया, y1 ने y1 को साफ कर दिया, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन है। कॉर्ड ज्वाइनिंग कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है। अब मैं आता हूं आपको टेंजेंट पे फिर से, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, यहां पे हम फिर से टेंजेंट को एक बार को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें आपको लिखनी है तो t इज इक्वल टू 0 देगा टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, इन पॉइंट फॉर्म अगर हम कहें, सबसे पहले तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की बात हो रही है ना, और इन पॉइंट फॉर्म मतलब x1 y1 पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है। t इक्वल टू 0 हेल्प करेगा, तो x1 y प्लस y1 x बाई 2 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 0, है ना। तो ये भी देखिए आपका क्या बनेगा, x1 y प्लस y1 x इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बनेगा। अब अगर थोड़ा सा इसमें, ये तो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, अपन मतलब ऐसे देखें कि x1 y1 भाई कहां पे पॉइंट है, ठीक है, एट x1 y1 की बात कर रहे हैं, है ना, तो x1 y1 पॉइंट तो हमारा हाइपरबोला पे है। अगर x1 y1 हाइपरबोला पे है, एज x1 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला, दैट मीन्स कि x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर आप यहां पे रख दो, तो x1 y प्लस y1 x इज इक्वल टू 2x1 y1, है कि नहीं, x1 y प्लस y1 x इज इक्वल टू 2x1 y1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, अब फिर से देखो आप डिवाइड करके, तो x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2, अभी आपने ये यहां निकाला था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या है दोनों में, इक्वेशन भले दिखने में सेम लग रही है, लेकिन ये x1 y1 कहां पे लाई करता था, हाइपरबोला पे लाई करता था, और ये क्या है, ये तो कॉर्ड ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये हाइपरबोला पे थोड़ी लाई करता है x1 y1, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इक्वेशन इज सेम फॉर द बोथ, लेकिन ये आपका x1 y1 ऐसा पॉइंट है जो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट था, दैट डजंट लाई ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड हियर दिस x1 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला, ठीक है, ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल, लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट लिखना होगा तो क्या करेंगे, आपने जो अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है उसको क्या कर देना है, बस उस एक्सटर्नल पॉइंट से सेटिस्फाई करा देना है, ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका टी निकल आएगा, है कि नहीं भाई। अगर कह दिया गया किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करें, पैरामीट्रिक पॉइंट वाला फॉर्म यूज कर लें, और उसमें हम गिवन पॉइंट से सेटिस्फाई करा के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं टी, ठीक है, टी निकल आया तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं नॉर्मल पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में हमने बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, -1 बाई टी स्क्वायर, यही बोला ना। तो इसका मतलब कि टी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप कितनी थी, -1 बाई टी स्क्वायर थी, तो नॉर्मल की कितनी होगी, टी स्क्वायर होगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन फिर क्या लिखी जाएगी, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी, यह आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्लोप याद रखनी है,
है ना, स्लोप याद रखनी है तो फिर आप इक्वेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस कर भी नहीं पा रहे हैं, आप लिख सकते हो सीधा इक्वेशन, ठीक है। -1/t² टेंजेंट की और यहाँ पे आपकी t² स्लोप होगी नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। आपने किसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, मान लीजिए यहीं पे खींच लिया आपने, ठीक है, नॉर्मल खींचा, तो ये कहीं आकर के कट करेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो चलिए ये नॉर्मल का काम कर रहा था एट पॉइंट टी, तो ये दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है ये निकालना है। मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ T1, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, अदर पॉइंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल वापस से कहां पे जाके कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। ये आपने नॉर्मल खींचा P पॉइंट पे, जिसका पैरामीट्रिक पॉइंट था T। P पॉइंट पे आपने नॉर्मल खींचा, वो नॉर्मल ने कर्व को अगेन T1 पे इंटरसेक्ट किया, आपको T1 निकालना है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि ये लाइन की स्लोप को लिखने के लिए क्या क्या तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं, ध्यान रहे T1 पे नॉर्मल नहीं है, T पे नॉर्मल है ना। तो देखिए स्लोप ऑफ PQ लिखने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं। स्लोप ऑफ PQ आप देखो कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से। स्लोप ऑफ PQ लिखने के लिए आप देखो, यहां पे नॉर्मल की स्लोप आपको पता है पहले से कितनी है, t² है, तो आपने नॉर्मल की स्लोप यूज कर ली, ठीक है। दूसरा मैं यहां से लिखना चाहूं तो T1 इज बेसिकली CT1, C/T1 एंड हियर इट इज CT, C/T। तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म से लिखने जाऊंगा तो क्या बनेगा, C/T1 माइनस C/T अपॉन CT1 माइनस, ठीक है, माइनस CT, यही बनेगा। तो अगर आप देखो एलसीएम लो तो यहां से t² इज इक्वल टू कितना आएगा, C तो कट गया, T माइनस T1 और अपॉन TT1, और यहां पे आपके पास है T1 माइनस T, तो -1 अपॉन T1, है ना। तो आप देखो T1 की वैल्यू निकालनी थी, आपका t² इसके बराबर आ रहा है, तो T1 आपका कितना हो गया, -1 अपॉन T और t² और नीचे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि ये अदर पॉइंट क्या होगा। T पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल, वापस से कर्व को कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, -1/t³ पे। ध्यान रहे केवल इंटरसेक्ट कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं है वहां पे, ठीक है। तो T पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल, वापस से कर्व को इंटरसेक्ट करता है कहां पे, -1/t³ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अदर पॉइंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हम एक बार को और देख लेते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स टाइप का, ठीक है। को नॉर्मल पॉइंट्स ऐसा कह लीजिए आप, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट HK से आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए नॉर्मल खींचे। कितने नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं, इस पे हमें डिस्कस करना है। तो ये HK पॉइंट है जहां से आप चाहते हो नॉर्मल्स खींचना, है ना। तो क्या करोगे, वही बात फिर से जो हमने अभी टेंजेंट के लिए बोला था कि ये नॉर्मल की जो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, इसको मैं सेटिस्फाई करा दूं HK से। तो y माइनस C/T इज इक्वल टू t² इंटू x माइनस CT शुड सेटिस्फाई h, k। दैट मीन्स कि k माइनस C/T इज इक्वल टू t² h माइनस CT, which gives you again kt minus c is equal to t cube h minus ct raised to power 4. Again it is equal to ct raised to power 4, है ना, ct raised to power 4 minus t cube h plus kt minus c is equal to 0. ओके, तो ये आपको 4th डिग्री की इक्वेशन मिली। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 ऐसे t एग्जिस्ट कर सकते हैं एट मैक्स। जरूरी नहीं है 4 करें, क्योंकि जरूरी ये भी नहीं है कि इस इक्वेशन के 4 रियल रूट्स हो। जितने रियल रूट्स होंगे उतने रियल t एग्जिस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि एट मैक्स 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम h, के किसी h, के पॉइंट से एट मैक्स कितने पॉइंट्स, कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। अब मान लीजिए 4 नॉर्मल्स आपने ड्रॉ कर दिए, सपोज एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मान लीजिए आपने 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये आ गए आपके T1, T2, T3 और T4, है ना। तो इसी इक्वेशन के रूट्स रहे होंगे ना, इसी इक्वेशन के रूट्स रहे होंगे T1, T2, T3 एंड T4, है ना।
इस इक्वेशन के रूट से, ठीक है। तो अब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का भी थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन करके रिजल्ट्स इसमें लिख सकते हो। जैसे आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। क्या क्या देख सकते हो आप, सम ऑफ रूट्स, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कितना है, तो आपको दिख रहा है h अपॉन c, थ्योरी ऑफ इक्वेशन h अपॉन c, तो h अपॉन c लिख दिया आपने। समेशन ओवर t1 t2 की बात करें, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम कितना है, तो t स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, मतलब समेशन ओवर t1 t2 विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। और क्या है आपके पास एक रिजल्ट, ये t1 t2 t3 का भी समेशन चलो लिख ही लेते हैं, ठीक है। समेशन ओवर t1 t2 t3 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है प्लस है, हाँ माइनस के बाई सी हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका सबसे लास्ट वाले में आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहां पे हमने ठीक है t1 t2 t3 t4 का प्रोडक्ट आएगा, है ना, कितना होगा वो, माइनस सी अपॉन सी, तो ये आपका -1 होगा। ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू -1 आता है ना। तो खैर आपको एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आपको दिखा दिया गया कि मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, उन चारों के जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स आएंगे करस्पॉन्डिंग, उनके बीच क्या रिलेशन होगा वो आप इससे थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। ओके, तो आज का अपना लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और इवन हाइपरबोला के लिए जो मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।